गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का एक न्यू चैप्टर दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में हम वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में और पावर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने भी एक चैप्टर स्किप कर दिया है दैट इज ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर है वो स्किप कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखो मोशन में हमने स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में पढ़ा था। देन हमने उससे जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सेलरेशन से हमारी फोर्स आई, फोर्स के लार्ज हमने पढ़े, उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ा। और नाउ हमारे पास फोर्स से एक जो स्टेप ऊपर क्या आ जाता है, वर्क डन। तो ये जो तीनों चैप्टर है ये आपस में को रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसी कॉन्टिन्यूटी को यू का यू बनाए रखने के लिए कि जो हमारा एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, वर्क डन के, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्क के बारे में बात करते हैं। देखो वर्क एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कंसेप्ट ऑफ वर्क इज कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, हम बातें कर रहे हैं या हम घूम रहे हैं या हम रनिंग कर रहे हैं, ये होता है क्योंकि हमारी एनर्जी की वजह से जो हमने खाना खाया है वो उस एनर्जी से हमने क्या किया, काम किया। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन। अब हम बोल रहे हैं, हम नॉर्मली खा रहे हैं या फिर बैठे हैं या कुछ भी, ठीक है, गाने सुन रहे हैं, कुछ भी जो है इन सब हो रही है, तो दैट मीन्स हम कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं। बट साइंस ये नहीं कहता आपकी एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है उसी को ही हम वर्क डन बोल। मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है और अगर फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो वर्क है। ओके, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल फर्स्ट कि ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाई। मैंने इसके ऊपर क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, आधा घंटा हो गया है, एक बड़े से पत्थर के ऊपर लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ उसको आगे मूव करवाने के लिए, इस दीवार को आगे मूव करवाने के लिए। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मेरी पूरी की पूरी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है। ठीक है, और जो भी इंसान है वो पसीने से पूरा लथपथ हो चुका है, उसकी पूरी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, लेकिन ये दीवार आगे नहीं बढ़ी। तो क्या ये वर्क नहीं हुआ? हो ही रही है, तो इसका मतलब वर्क है। लेकिन साइंस ये नहीं कहता। साइंस क्या कहता है कि अगर मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई है, फोर्स लगाने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट, तभी आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हम साइंस के टर्म्स में क्या बोलेंगे कि अगर मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और इफ द फोर्स अप्लाइड कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगने से अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम काम बोलेंगे। एग्जाम्पल, ये जो पत्थर है, ठीक है, और इंसान इसके ऊपर लगा रहा है लेकिन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, तो नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन। बट वही एक बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास क्या एक बॉक्स है वुडन का, और ये हमारे पास क्या था, रोक था। इस वुडन बॉक्स के ऊपर अगर उस इंसान ने फोर्स लगाई है, क्या लगाई है, फोर्स लगाई है, और उसकी वजह से ये जो बॉक्स है ये मूव कर गया और कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है, उसकी नई पोजीशन यहाँ है, तो इतना डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो आप इजीली समझ रहे हो कि वर्क डन हम किसको बोलेंगे कि जब मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और उस फोर्स की लगने की वजह से वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या है, वर्क डन है। और अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पर वर्क डन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो वर्क डन है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो हमारे 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी,
फोर्स होगी उतना ही ज्यादा काम, ठीक है। वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमने क्या निकाल कर आया कि वो दो फैक्टर्स पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए हम उसको लिख देते हैं एफएस। क्या लिख देते हैं? एफएस लिख देते हैं। चलो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है और इसको बेहतरीन तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। याद देखो हमारे पास फर्स्ट मैंने इसके एग्जांपल की अगर बात करूं तो वही मैंने वुडन बॉक्स को पुश किया, ठीक है, और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये एक वर्क डन है, ठीक है। मैं एक ट्रॉली को मॉल में गए हैं, ट्रॉली में सामान डाला है, उस ट्रॉली को हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है, ठीक है। हम लॉन का घास काट रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वर्क डन। क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है? फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, ठीक है। बट अगर हमारे पास अब मान लो ये है और इधर से मैं क्या लगा रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या बोल दिया? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब दूसरी बात, हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स आपकी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी आपकी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या एक वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी होगा? नहीं। हमें फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहे हैं। देखो इधर से मैंने फोर्स लगाया या इधर से मैंने फोर्स लगाया, फर्क है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का भी ऑब्वियसली डिफरेंस है, लेकिन वर्क डन, क्या हमारी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसकी आप डायरेक्शन बता सकते हो? नहीं। एनर्जी की जो हमारा वर्क डन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन फोर्स ही बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट की बता सकते हैं कि इधर मूव कर रहे हैं, इधर डिस्प्लेस हुआ है, या इधर हुआ है, या इधर हुआ है, लेकिन वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और भी हम इसको बेहतरीन तरीके से करें तो हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखो, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दैट मीन्स इसकी सिर्फ क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी। इसकी सिर्फ क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी, नॉट डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। अब मान लो कि हमारे पास एक बच्चा है, उसकी जो कार है, ठीक है, वो आराम से ऐसे बैठ के और उस कार को इस तरीके से मूव करवा रहा है। तो अभी कार सिंपली इस तरीके से मूव कर रही है, फोर्स ऐसे लगाई है, लेकिन अब फोर्स ऐसे ना लगा के उसने किसी एंगल पे फोर्स लगा दी। अब फोर्स ऐसे लगा रखा है, ठीक है। या फिर मैं इसका एक और एग्जांपल लूं, एक बच्चा है, ठीक है, वो खड़ा है और उसने अपने हाथ से इस कार का एक धागा बांध रखा है, ठीक है। मान लो ये कार है, इसका धागा बांध रखा है। पहले वो बच्चा सिंपल ऐसे ऐसे चला रहा था उसको, ठीक है, फर्श पे बैठ के, लेकिन नाउ अब इसके धागा बांध दिया और धागा बांधने से बच्चा उसको खड़ा होकर चला रहा है, तो धागा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, वो खड़ा है और वो इस तरीके से वो चलेगी। लेकिन धागा लगाने से मतलब अब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ऐसे है। इसका मतलब अब हॉरिजॉन्टली फोर्स नहीं लग रही है, अब हमारे पास क्या आ चुका है? थीटा एंगल आ चुका है। क्या आ चुका है? थीटा एंगल आ चुका है। ओके, अब इसको थोड़ा सा आप डिटेल में देखो कैसे करेंगे। जब फोर्स ऐसे लग रही थी हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो हमारे पास सिंपल है, लेकिन अगर हमारे पास फोर्स ऐसे अगर लग जाए, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना दे, तो अब आप क्या करोगे? आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, या भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है तो आप थोड़ा सा देख लो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास थीटा है,
थीटा वाली साइड क्या हो जाती है, बेस, और दूसरी वाली क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, और ये हो जाती है हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा वाली साइड क्या है, बेस, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया पी, और इसको मैंने बोल दिया एच। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री में आता है एक तरीका है पंडित बत्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब P अपॉन में H क्या आ जाएगा, साइन, B अपॉन में H क्या आ जाएगा, कोस, P अपॉन में B क्या आ जाएगा। ठीक है, ये B है, ये H है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा के इक्वल। तो हमने B को कैसे लिख सकते हैं, H कोस थीटा। कैसे लिख सकते हैं B को, H कोस थीटा। नाउ इसी को अगर हम ध्यान से देखें, P अपॉन में H क्या है, साइन थीटा, P अपॉन में H क्या है, साइन थीटा। तो आप P को क्या बोल सकते हो, H साइन थीटा। समझ रहे हो। चलो इसी का ही हम अगर ध्यान से देखें तो अभी मैंने क्या बोला था कि इस तरीके से फोर्स लगी है, ये F है, ठीक है, इस तरीके से क्या लगी है, फोर्स लगी है। इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा वाली साइड ये क्या हो जाएगी, बेस, ये क्या हो जाएगी, P, और ये आपकी क्या हो जाएगी, H। अगर मुझे इस B की वैल्यू निकालनी है तो B अपॉन में H, B अपॉन में H क्या था, cos थीटा, B अपॉन में H क्या था, cos थीटा। B मुझे निकालना है, H क्या है, F है, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, F cos थीटा, क्या आ जाएगी, F cos थीटा। सिमिलरली हमारे पास इसी में पुट करेंगे P अपॉन में F साइन थीटा, तो P आपकी क्या हो जाएगी, F साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। तो आप ध्यान से देखो कि जब हमारे पास सिंपल फोर्स लग रही थी इस बॉक्स के ऊपर इस तरीके से, या मैं बोलूं ऐसे लग रही थी, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ये आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ये आपका क्या होता है, वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। लेकिन अगर ये इसके साथ ऐसे एंगल बना दे, ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये फोर्स है, ये दो में बढ़ चुकी है। ये वाला हो जाएगा F cos थीटा और ये वाला हो जाएगा F sin थीटा। ये वाला क्या हो जाएगा, F cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, F sin थीटा। F cos थीटा की वजह से हमारी जो गाड़ी है वो इस डायरेक्शन में मूव, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। F cos थीटा की वजह से हमारी जो गाड़ी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम वर्क डन कैसे लेंगे, अब हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा F cos थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा, S। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F और S को मैंने कंबाइन कर दिया और ये आ जाएगा cos थीटा। क्लियर है, F भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ आप क्या देखते हो, यहाँ से हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, A डॉट B इज इक्वल टू होता है A B cos थीटा। ठीक है, हमने इसको क्या लिख दिया है, A B cos थीटा, और हमारे पास इसका फॉर्मूला A B साइन थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से हमने देखा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, तो एफ एस कॉस थीटा यानी ए बी कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से।
तो हमारा फाइनल जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F डॉट एस। आप कभी भी ऐसा मत लिख देना, ठीक है, ये नहीं होता है, ये होता है। ये ऐसे क्यों होता है मैं इसकी डिटेल में बताऊंगी। ये हमारी स्पेशल एनटीएससी की क्लास रहेगी जिसको मैं इसको और बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा डिटेल में करवाऊंगी। अभी बस आप ये नॉर्मली देख लो, ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज पर्पस से बोल सकते हैं कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना है, लेकिन हम जब स्पेशल एनटीएससी की क्लास लेंगे तो मैं इस स्केलर वेक्टर को और डिटेल में करवाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो हमारे पास यहाँ से लास्ट फॉर्मूला क्या बनकर आया है जो हम बोल सकते हैं, वो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है डन इज इक्वल टू F डॉट एस, और हम बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू FS cos थीटा, ठीक है। अब इन दोनों इनकी इस फॉर्मूले की वजह से हमने वर्क डन की कैटेगरीज बताई, यानी वर्क डन कितने टाइप का होता है। तो हमारे पास वर्क डन कितने टाइप का हुआ, पॉजिटिव वर्क डन, क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। हमारा वर्क डन कितने टाइप का है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं ध्यान से। पॉजिटिव वर्क डन की बात कर रही हूं मैं, पहले किसकी बात कर रही हूं, पॉजिटिव वर्क डन की। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन अगर समझाऊं, अगर ये बॉक्स है इसके ऊपर मैंने इसी डायरेक्शन में क्या लगाई है, फोर्स, और अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही हो, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, अगर इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन के अलोंग लग रही है, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव वर्क डन आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन भी वही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन की हमारे पास क्या निकल कर आएगी, प्लस FS की वैल्यू निकल कर आएगी। और हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो इनके बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। इनके बीच में थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। एक बार आप कोस को देख लो, कोस की जो वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 0, 30, 45, ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास कोस की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। कोस 0 डिग्री पे कितना होता है, 1, ठीक है। कोस 30 पे हमारे पास हो जाएगा √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं इस तरीके से कि हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं, जैसे साइन की था 0, 1/2, 1/√2, 1/√3 और क्या हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ये cos 0 की वैल्यू है 1, cos 30 की वैल्यू ये है, cos 45 की वैल्यू ये है, cos 60 की वैल्यू ये है, cos 90 की वैल्यू ये। उसके बाद अगर हम 90 से ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होती जाएंगी, नेगेटिव होती जाएंगी। तो आप क्या देख रहे हो, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है। तो अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हो तो W हमने निकाल दिया वर्क डन FS cos 0। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो वर्क डन हमारे पास क्या आया FS, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, आपका क्या आ चुका है, पॉजिटिव।
ऐसे ही आप अगर सेम 90 से ऊपर करते जाओगे ना तो नेगेटिव नेगेटिव आएंगे और cos 180 पे हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, cos 180 पे वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो आपने यहाँ से क्या निकाला है, वर्क डन Fs की वैल्यू। मान लो फोर्स हमारे पास क्या हो 10 न्यूटन हो, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो 2 मीटर हो, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 × 2 20 न्यूटन मीटर। क्लियर इतना पॉइंट। तो यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या निकल कर आया, पॉजिटिव निकल कर आया। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है, वर्क डन की अगर SI यूनिट की बात करें तो फॉर्मूला है Fs, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर। तो इसकी जो SI यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, जिसको हमने क्या बोल दिया है जूल। तो ये हमारे पास क्या होती है SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगी जूल, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड की है बॉडी पे और उस 1 फोर्स की वजह से अगर बॉडी ने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो डेट इज 1 जूल ऑफ वर्क डन। तो ये हमारे पास आ गई SI यूनिट। SI यूनिट हमारे पास होती है इसकी जूल और CGS यूनिट हमारे पास इसकी क्या होती है अर्ग। और ध्यान रखना 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। नाउ हम किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव वर्क डन। हमने बताया पॉजिटिव वर्क डन में क्या होगा कि हमारी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है सेम होती है, हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे वर्क डन क्या निकल कर आई Fs। अगर हमारे पास क्या आ जाए थीटा की वैल्यू क्या आ जाए 60 डिग्री, तो cos 60, तो वर्क डन क्या हो जाएगा Fs, cos 60 क्या था 1/2, F मैंने क्या लिया हुआ था 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या लिया हुआ था 2 मीटर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 10 × 2 × 1/2 यानी 10 जूल। अभी भी वैल्यू किस में आई है पॉजिटिव में आई है, तो ये भी क्या है पॉजिटिव वर्क डन है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है 0 डिग्री से लेकर 90 पे, तो आपका क्या 0 आ चुका है, तो 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री पे कम हुआ है ना, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री पे 0 हुआ है, लेकिन अगर 85 हुआ, ठीक है, या 80 हुआ तो उस पे भी वैल्यू कुछ ना कुछ क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो इसकी कंडीशन हम क्या बोलेंगे कि जो थीटा है हमारा वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए, बट 90 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो ये हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन की कंडीशन है, पॉजिटिव वर्क डन की क्या है कंडीशन है कि हमारा थीटा शुड लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 के इक्वल हो सकता है बट 90 के इक्वल नहीं होगा। ऐसे सिमिलरली अगर आप देखोगे नेगेटिव वर्क डन के बारे में, ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, मेरी कार किसके ऊपर थी रेस्ट पे थी, कार किसके ऊपर थी रेस्ट पे, नाउ एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, और कार की वेलोसिटी कुछ भी, अब एक्सेलरेट अगर कर रही है और वो मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव, दैट मीन्स फोर्स आपकी क्या होगी पॉजिटिव। और अगर इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी, तो क्या हो गया ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया। तो जब हमारी बॉडी एक्सेलरेट करती है, अगर कोई कार है वो रेस्ट पर है और वो एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव वर्क डन की।
नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा कि मान लो फोर्स की डायरेक्शन तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो मतलब ये तो दोनों वो एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। इनकी डायरेक्शन आपस में एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। इनकी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये। तो इनके बीच में थीटा कितना आ गया, 180। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, इनके बीच में थीटा कितना आ गया है, 180 आ चुका है। तो अब आप फॉर्मूला लगाओ, एफ एस कोस थीटा, तो एफ एस कोस 180, कोस 180 की वैल्यू क्या थी, -1, तो एफ एस कितना आ जाएगा, -1, तो हमारे पास आ जाएगी ये। तो आपको यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है नेगेटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन का हमारे पास क्या होगा कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और या फिर जो थीटा है, ठीक है, मैंने बोला 90 से ऊपर, यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये नेगेटिव आ जाएगी, तो मतलब जो थीटा है वो 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए और 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन किसकी आ चुकी है, नेगेटिव वर्क डन की कंडीशन आ चुकी है। दूसरा मैंने बोला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ये एक दूसरे के क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ। अगर ये एक पेड़ है और इस पेड़ से एक एप्पल गिरा है, तो एप्पल जो गिरकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, ग्रेविटी की डायरेक्शन भी क्या है, नीचे है, यानी जिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आ रहा है उसकी डायरेक्शन भी नीचे है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर ये क्या बोलेंगे, ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मैंने एक बिल्डिंग से एक बॉल को नीचे गिरा है, ड्रॉप किया है मैंने बॉल को फ्रॉम ए टावर, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो जिस एक्सेलरेशन के साथ वो आ रही है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी की डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन आप देख रहे हो ये चीज कि हमारी जो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, ठीक है। मान रॉकेट है, रॉकेट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, या मैंने बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर फेंका है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है ये। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपकी क्या है, डायरेक्शन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नेगेटिव का। या मैं बोलूं ब्रेक, ठीक है, कार चल रही थी और ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से क्या हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्रेक लगाने से वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो फोर्स भी क्या होगी, नेगेटिव। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है। जब हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। लास्ट हमारे पास जीरो वर्क डन, लास्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो वर्क डन। कि जीरो वर्क डन क्या होता है, चलो वर्क डन हम देखेंगे। जीरो वर्क डन दो होगा कि या तो कोई फोर्स ही ना लगाई हो, नो फोर्स अप्लाइड, तो इसका मतलब फोर्स होगी जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो, वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। या हम बोलेंगे नो डिस्प्लेसमेंट, कि फोर्स लगाई है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, ऐसा हमारे पास क्या हो गया, जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर मैंने दोनों ही लगाई है, मैंने फोर्स भी लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट फिर भी वर्क डन जीरो है। ये कब होगा, जब हमारे पास थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे हो कि जब थीटा हमारे पास 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या हो गया, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है, तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0।
मतलब मैंने फोर्स भी लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट स्टिल देयर इज नो वर्क डन या जीरो वर्क डन। वो केस कब है? जब थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो और फोर्स इस डायरेक्शन में हो, तो उस कहेंगे कि हमारा जो वर्क डन है वो जीरो है। एग्जाम्पल ले लेते हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो इसमें जो बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है अलोंग टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन था, देखो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी या मोशन की डायरेक्शन थी, वेलोसिटी या मोशन की जो डायरेक्शन थी वो अलोंग टेंजेंट थी, बट हमारा एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस था, अलोंग रेडियस था। तो ये सेंटर है, तो ये हमारे पास किसकी है? ए की डायरेक्शन। ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन अलोंग रेडियस है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टेंजेंट है, तो इनके बीच में थीटा क्या आ गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो वर्क डन। तो जो मैरी गो राउंड रूल है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इन सब में हमारा वर्क डन जीरो वर्क डन होता है। क्लियर है? तो ये हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन था। इनको और अच्छे से आप डिटेल में पढ़े कि एनसीईआरटी में 1 to 1 लाइन पढ़े, ठीक है, और रेफरेंस बुक में भी अच्छे से देख सकते हैं और इनके एग्जांपल्स और भी अच्छे से देख। तो ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक था